हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम पिछले वर्षों के प्रश्नों के तहत, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी के जो प्रश्न चल रहे हैं उसका सीरीज हम लोग चला रहे हैं। वर्ष 2025 से जो क्वेश्चंस आए हैं हम लोग 10 साल का प्रश्न उसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के तहत भी हम 10 वर्षों का प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये संसदीय प्रणाली आप टॉपिक देख पा रहे हैं। आज इस टॉपिक के तहत हम जो 2025 से 2015 के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज हम काफ़ी पिछले 15-20 दिन या 1 महीने से शायद चला रहे हैं, तो उसको आप लोग लगातार देख भी रहे हैं यूट्यूब में। क्लास में जो बच्चे हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है, वो भी लगातार इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि पॉलिटी के तहत जो है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछता है। तो आशा है आपको भी इससे काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। तो इस वीडियो को पूरा बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इस टॉपिक में बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा और इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन पे जो आधारित संसदीय प्रणाली है उसी को अपनाया गया भारत में। उसको वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है प्रणाली। उसी प्रणाली के तहत जो है भारत में भी अपनाया गया। भारत में आप जानते होंगे संसदीय प्रणाली के साथ साथ गणतंत्र को अपनाया गया। जैसा कि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र है, राजशाही व्यवस्था है। तो गणतंत्र और राजशाही व्यवस्था में आप अंतर शायद समझते होंगे कि राजशाही व्यवस्था के जो होते हैं, जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वंशानुगत होता है, और गणतंत्र में राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता है। तो भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, तो उनका चुनाव होता है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये एक प्रावधान है। तो यहाँ की अनुपम विशेषता है कि संसदीय के साथ साथ हम जो है गणतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हैं। तो देन हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं थोड़ा सा इंट्रो के बाद। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस से पहले जो हम एक आपको इंट्रो देना चाहेंगे कि किस किस साल जो है, ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस किस साल पिछले 2015 से लेकर 2025 के बीच जो है संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो इसका महत्व लगातार बना रहता है, हर साल लगभग पूछता है। लेकिन 2025 में आप देख पा रहे हैं कि करीब 3 प्रश्न केवल इसी टॉपिक से पूछ दिया, संसदीय प्रणाली से ही। तो आप समझ सकते हैं कि संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम का कितना महत्व है। देखिए 3 प्रश्न पूछ दिया। अगर 12 या 14 प्रश्न जनरली आते हैं संसदीय प्रणाली से, ठीक है, तो इन 12 या 14 प्रश्नों में से जो है 3 प्रश्न आ जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसके महत्व को। उसके पहले वर्षों में 2 वर्षों में नहीं पूछा। फिर आप देख पा रहे हैं कि 22 और 21 में लगातार पूछ रहा है, 20 में भी पूछ रहा है एक प्रश्न, और 15 से भी लगातार। तो कहने का मतलब है कि इस टॉपिक को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक पे आपको ध्यान देना जरूरी है। लगभग क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछ रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ को दिखाने का मेरा ये उद्देश्य था कि आप समझ पाए कि ट्रेंड इसका क्या चल रहा है संसदीय प्रणाली के जो क्वेश्चंस पूछा जाता है यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में। देन हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न जो 2025 में आया हुआ है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, लोकसभा के विघटन पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि विघटन के बाद पहली बार लोकसभा की बैठक न हो जाए, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा का सदस्य जब अध्यक्ष चुना जाता है तो उसे तुरंत अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देना होता है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जब लोकसभा के उस समय के कुल सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित हो जाए, बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया गया हो, ये शर्त है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट के हिसाब से पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, जैसा कि मैं बराबर कहता रहा हूं, प्रैक्टिस में भी आप लोग देते होंगे ध्यान, कि यहां पे जरूर ध्यान रहा है कि कहीं नहीं तो नहीं जुड़ा हुआ है, तो सही है। तो सही है मतलब पहला कथन कह रहा है कि सही है। देखिए सी कह रहा है, इसका मतलब 1 और 3 जो है सही है। पहला कथन और तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। अब हम लोग व्याख्या में समझेंगे कि पहला कथन क्यों सही है, दूसरा कथन क्यों गलत है और तीसरा कथन क्यों सही है, ठीक है। तो हम आते हैं व्याख्या पे। देखिए व्याख्या, देखिए पहला कथन सही है। अब क्यों सही है हम आपको बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, ठीक है, लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ते हैं और नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि वो तुरंत विघटन के बाद नहीं छोड़ेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता और नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ नहीं दिलाया जा सकता। इसलिए उसको प्रोटम स्पीकर उसको बोला जाता है। इसी पद को प्रोटम स्पीकर बोला गया है संविधान में। जो ये भूमिका निभाते हैं वो अनुच्छेद 94 के तहत,
ठीक है। लोकसभा का विघटन हो गया, उसके बाद फिर नया लोकसभा बनता है। हाँ, लोकसभा जब जैसे विघटन हो गया, नई सरकार चुनी गई, तो लोकसभा के सदस्य ओथ लेते हैं ना, ओथ लेने तक की ऐसी प्रक्रिया है कि जो पिछले लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पद पे बने रहेंगे। उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसके लिए टेक्निकल वर्ड ये बनाया गया है। कुछ समय के लिए वो बने रहेंगे जब तक कि नया लोकसभा के सदस्य पूरा ओथ नहीं ले लेते, नया लोकसभा पूरी तरीके से कार्य नहीं करते। फिर उसी जितने लोकसभा सदस्य जब ओथ ले लेंगे, उन्हीं सदस्यों में से फिर लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। भाई जब तक ओथ नहीं लेंगे तब तक लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? तो इसका मतलब कि जब तक ओथ नहीं दिलाया जाता है तब तक पुराने अध्यक्ष वो भूमिका निभाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसी प्रकार दूसरा कथन कैसे कह रहा है? गलत है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अध्यक्ष चुने जाने पर किसी सदस्य को अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देना अनिवार्य है। ठीक है, हालांकि उनके पद से यह अपेक्षा की जाती है, पद की गरिमा को देखते हुए, कि वो निष्पक्ष रहे। जनरली आप देखते भी होंगे कि वैसे लोगों को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है जो पार्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचते हो, थोड़ा सा राजनीतिक कम हो, वो निष्पक्षता की भावना से ज्यादा पॉलिटिकल में आए हों, ऐसा जनरली देखा जाता है। ठीक है, और उनका पद की गरिमा को देखते हुए उनसे निष्पक्षता की संभावना की जाती है, वो निष्पक्ष होकर डिसीजन लेंगे या निष्पक्ष होकर सारी जो लोकसभा का जो कार्य है उस कार्यवाही में सही तरीके से वो भाग लेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे, सबको अपना समय देने का, उनको जो है इस तरीके से अपना जो भूमिका निभाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि निष्पक्षता अपेक्षित है, लेकिन संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि पार्टी छोड़ना जरूरी ही है। वहां ये कह रहा था कि पार्टी छोड़ना जरूरी है। ठीक है, हाँ, वहां का अलग प्रावधान होगा। कथन 3 सही है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा उस समय के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जैसा कि कह रहा था। और उसमें एक शर्त भले है कि कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है, यह शर्त है। अगर यहां पर दे देता कि कम से कम 30 दिनों, ठीक है, तो आपको पता चला कि आप तो पढ़ रहे हो उसमें धारा प्रवाह में, कैसे धारा प्रवाह में कभी कभी गलत कर देता आदमी। अब ये 30 दिन पे आपका ध्यान नहीं गया, अब फिर आप मार दोगे कि यार ये तो लग रहा है सही है या गलत है, जो भी है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो जहां 30 दिन दिया आपका, उस पर इसलिए ध्यान देना है कि कहीं यहां पे 14 दिन सही लिखा है ना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शंस को बहुत ध्यान से यूपीएससी में पढ़ा जाता है, क्योंकि ऑप्शन में वो थोड़ा बहुत कभी कभी कर देता है, आगे पीछे कर देता है। तो आपको लगेगा कि क्लोन है, सारा का सारा ऑप्शन तो क्लोन लग रहा है। भाई सही है सब, जब तक कि आप माइनोटली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब प्रश्न 2 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी 2025 में आया है। पहला स्टेटमेंट है, यदि यह प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का पात्र हो गया है या नहीं, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, भारत के संविधान में राजनीतिक पार्टी शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट कह रहा है, इसमें उत्तर है दोनों कथन जो है गलत है, यानी डी, कोई भी सही नहीं है। अभी कैसे कोई नहीं सही है, आते हैं हम व्याख्या में। आप लोग समझ गए स्टेटमेंट सही से? कोई कहीं कंफ्यूजन? देखिए, अब स्टेटमेंट में कहीं कंफ्यूजन होगा तो यहां व्याख्या में आपको सही हो जाएगा। देखिए, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है? 10वीं अनुसूची, एंटी डिफेक्शन कानून उसको कहते हैं, ठीक है, के अंतर्गत अयोग्यता का निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में सभापति को दिया गया है। और वहां क्या कह रहा है? न कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को। तो ये देखिए कितना माइनोटली है। जनरली आदमी सोचेंगे कि राष्ट्रपति को हो सकता है अधिकार होता होगा, लेकिन नहीं। 10वीं अनुसूची में जो पावर दिया गया है लोकसभा के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष को, और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को। ठीक है, कभी कभी वहां उपराष्ट्रपति भी दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति ही उप सभापति होता है। उसका काम, मेन काम वही है, राज्यसभा का सभापतित्व करना है, उसके अलावा कोई विशेष काम नहीं उसके पास। ठीक है, और कथन 2 भी गलत है। कैसे गलत है? राजनीतिक पार्टी शब्द स्पष्ट रूप से 10वीं अनुसूची में मौजूद है। यह अनुसूची 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से सम्मिलित की गई थी। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एंटी डिफेक्शन कानून था, जो दल बदल कानून भी इसको कहते हैं 10वीं अनुसूची को, तो ये 1985 में लाया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा।
तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि 10वीं अनुसूची में शामिल जो कानून है एंटी डिफेक्शन कानून किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लाया गया था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको लाया गया था। ठीक है, पहले इससे ये संविधान में नहीं था। समझ गए आप लोग 10वीं अनुसूची कैसे शामिल किया गया था। इसलिए कथन न तो एक सही है न ही दो। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा हमारा जो प्रश्न है ये भी 2025 का ही प्रश्न है। भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार बहुत कराता है यूपीएससी, विचार बहुत कराता है। पहला, एक अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है। एक अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार को सीमित कमी कर सकता है। एक अध्यादेश पिछली तारीख से प्रभावी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा सी। ठीक है, केवल 1 और 3। ठीक है, केवल 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आंसर होगा पहला और तीसरा। एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है। ठीक है, और तीसरा होगा एक अध्यादेश पिछली तारीख से प्रभावी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर सी होगा, पहला और तीसरा। ठीक है, तब हम देखते हैं कि दूसरा कैसे गलत है और पहला और तीसरा क्यों सही है। ठीक है, अब पहला तीसरा कैसे सही है देखिए। पहला देखते हैं कथन कैसे सही है। अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के समान बल होता है। ऐसे अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन या निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश का ये पावर होता है। दूसरा जो कथन कह रहा है गलत है। कैसे गलत है? यद्यपि अध्यादेश को कानून जैसा ही बल प्राप्त होता है फिर भी अनुच्छेद 13(2) और अन्य संवैधानिक सुरक्षा प्रावधानों के अनुसार कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को छीन या सीमित नहीं कर सकता है। उसमें इतना पावर नहीं होता है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से हम किसी के मौलिक अधिकार को छीन सके, उसमें इतना पावर नहीं होता। हालांकि वो कानून की तरह ही माना जाता है, लेकिन उसमें यह प्रावधान नहीं है किसी भी ऑर्डिनेंस में कि किसी भी मौलिक अधिकार को वो छीन सके या कम कर सके या न्यून कर सके। तो इसलिए वो कथन गलत हो गया। दूसरा, तीसरा जो है कह रहा है कथन तीसरा कैसे सही है? अध्यादेश भी पीछे की तारीख से लागू किए जा सकते हैं, जैसे संसद पिछली तारीख से कानून बना सकती है। अतः संवैधानिक सीमाओं के अधीन अध्यादेश भी बैक डेट से प्रभावी हो सकते हैं। जैसे कोई कानून होता है बैक डेट से प्रभावी होता है, तो अध्यादेश में भी यह प्रावधान होता है कि बैक डेट से हम उसको प्रभावी कर सके। ठीक है, तो इसलिए कथन एक सही है और तीसरा सही और दूसरा गलत है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सॉरी, चौथा जो हमारा प्रश्न है, लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, पहला जो इसमें स्टेटमेंट कह रहा है देखिए ध्यान से, लोकसभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के अनुसार, ठीक है, जो लोकसभा के कार्य और संरचना का जो नियम होता है उसके अनुसार ये बोल रहा है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जिसे अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, यह एक बाध्यकारी प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव या तो प्रमुख विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल के सदस्य में से ही होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा कह रहा है कि ऐसा प्रावधान जो होना चाहिए, ऐसा एक इसेंशियल प्रावधान है कि विपक्षी दल से ही जो है उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं और उनके निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती। समझ पा रहे हैं? तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सीधा सीधा कि जब वो अध्यक्षता कर रहा होता है तो उसके भी पावर जो होते हैं अध्यक्ष के समान ही होते हैं और उसके निर्णय के विरुद्ध जो है कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। चौथा जो कह रहा है स्टेटमेंट, उपाध्यक्ष की नियमित नियुक्ति के संबंध में सुव्यवस्थित संसदीय परंपरा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा लाया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट समझ गए आप लोग? अब चारों स्टेटमेंट में यह कह रहा है कि केवल ए सही है। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो ए मतलब केवल 1 और 3, 1 और 3 सही है और दूसरा और चौथा गलत है। तो हम लोग देखेंगे व्याख्या में कि 1 जो है क्यों सही है, ठीक है, और 3 क्यों सही है और चौथा और दूसरा
क्यों गलत है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे व्याख्या में आपको हम समझाते हैं। देखिए व्याख्या कथन एक सही कैसे है, लोकसभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। इस सीधा सा इसमें है, कोई इफ बट नहीं है कि जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का उसी को इंपावर किया गया है कि उपाध्यक्ष की चुनाव की तारीख वो घोषित कर पाए। ठीक है, तो इसमें कोई इफ बट नहीं है, सीधा सीधा ये स्टेटमेंट के बारे में है। दूसरा है कथन क्यों गलत है, संविधान या किसी विधि में यह अनिवार्य प्रावधान नहीं है कि उपाध्यक्ष का प्रमुख विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल में से ही होना चाहिए, यह केवल एक संसदीय परंपरा है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ऐसी एक संसदीय परंपरा हम लोगों ने अपनाया है कि अध्यक्ष अगर पार्टी से हो रहा है, जिस पार्टी का सरकार है जिस पार्टी की, तो विपक्ष से उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। ऐसी परंपरा रही है, कोई ऐसी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। बहुत सारे ऐसे परंपरा पे भी आधारित जो है लोकसभा के कानून तो नहीं, लोकसभा की एक कस्टम होता है, उस हिसाब से वहां पे परंपरा को अपनाया जाता है। ठीक है, तो उस आधार पे जो है कथन दो गलत हो गया, उसमें सीधे कह रहा है कि ऐसा प्रावधान है। तीसरा कथन सही है, सदन की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान ही सभी अधिकार प्राप्त होते हैं और अध्यक्ष की तरह ही उसके निर्णयों के विरुद्ध सदन के भीतर कोई औपचारिक अपील नहीं होती है। मतलब जब वो अध्यक्षता कर रहा होता है उपाध्यक्ष, तो उसको भी उसी तरीके की पावर दी गई है, उसी प्रकार की शक्ति दी गई है जो अध्यक्ष एंजॉय कर रहा होता है। जब अध्यक्ष मतलब कि वो चेयरमैनशिप जब कर रहा है तो वैसे ही उसको पावर दिया जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे जिला में एसपी होता है, तो जब जिला में जब एसपी होता है, जब उसकी ड्यूटी एडिशनल एसपी को दी जाती है, तो एडिशनल एसपी भी जब एसपी की भूमिका निभा रहा होता है तो सारे पावर वो एडिशनल एसपी में इन्वेस्ट हो जाते हैं जो एसपी का पावर होता है। तो समझिए कि जब छुट्टी पे हैं या किसी कारणवश एसपी की नियुक्ति उस जिले में नहीं है, तो एडिशनल एसपी उस सारे कार्यों को कर रहा होता है, तो उस समय वही पावर वो एंजॉय कर रहा होता है जो एसपी को वो पावर दिया गया होता है। या थाने में भी आप देख सकते हैं जैसे थाना अध्यक्ष, तो ये एक जनरल उदाहरण है, लेकिन ये एक हमारे यहाँ ये इस तरीके का संविधान में प्रावधान है। कथन 4 जो है गलत है, ऐसी कोई स्थापित संसदीय परंपरा नहीं है कि उपाध्यक्ष के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा ही लाया जाए और प्रधानमंत्री द्वारा उसका अनुमोदन किया जाए। ऐसी कोई स्थापित संसदीय परंपरा नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि पहला और तीसरा सही है और दूसरा और चौथा गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें हमारा पांचवा जो प्रश्न है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन हमारा मॉडल उससे किस प्रकार भिन्न है। ये जब मैं समझा रहा था तब भी आप लोगों को बोला था, बार बार हम लोग बोलते हैं कि हमारी संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन पर आधारित है, और उसके लिए एक वर्ड भी बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर सिस्टम। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे आधारित संसदीय प्रणाली को हम लोग अपनाए हैं। तो किस प्रकार से जो है ब्रिटेन की संसद प्रणाली से हमारा संसद प्रणाली अलग है। अगर एक डिफरेंस अगर हम लोग आपसे पूछे, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो अपने मन से आप लोग सोच के बताइए कि क्या क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन से इतर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर ले, तो क्या अंतर है ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में। ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, हमारे यहाँ भी संसदीय प्रणाली है। अंतर क्या, अगर एक अंतर, अगर क्वेश्चन मत देखिए, अगर आपसे कोई पूछे सीधा, तो सीधा जवाब एक अंतर आप क्या बताएंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे गणराज्य है, यहाँ का सिस्टम क्या है, संसदीय प्रणाली के साथ प्लस गणतंत्र। वहां संसदीय प्रणाली है, प्लस राजतंत्र है। ठीक है, मतलब कि संसदीय प्रणाली है, सेम वही सिस्टम है, प्रधानमंत्री होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहां जो राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, यहां पर निर्वाचित होता है इंडिया में, वहां पे वंशानुगत है। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा ब्रिटेन और भारत के संसदीय प्रणाली में है। तो भारत ने संसदीय प्रणाली के साथ साथ गणतंत्र को अपनाया, राजतंत्र को नहीं अपनाया। वहां महारानी का सिस्टम, अभी यही सिस्टम वहां पे भी है, जापान में भी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, कानून बनाने के मामले में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या सार्वभौम है, लेकिन भारत में संसद की विधायी शक्ति सीमित है। ठीक है, टेक्निकल आइए। दूसरा है, भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन से संबंधित मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है। इसमें उत्तर चुनिए कूट का उपयोग करके। इसमें जो है सी होगा, इसमें दोनों आंसर जो है सही है। ठीक है, वहां का संसद सार्वभौम है, वहां जो कानून बनाने की शक्ति भारत से ज्यादा वहां इंपावर किया गया संसद को। और दूसरा जो कह रहा है
कि भारत में किसी भी अधिनियम में संशोधन से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को, जनरली देखते हैं कि कोई भी अगर कानून है, उस कानून को चुनौती दिया गया है तो उसको संविधान पीठ में भेजा जाता है। बहुत सारे ऐसी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बहुत सारे कानूनों पे, इवन बेसिक स्ट्रक्चर पे भी बहुत सारा उसमें मामला है, बहुत सारे ऐसे मामलों में संविधान पीठ में भेजा गया है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, इसका आंसर समझ गए आप लोग, व्याख्या में थोड़ा सा और इसके टेक्निकल पक्ष को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, कथन एक सही है, यूके यानी ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च और सर्वभौम है और इसके बनाए गए कानूनों को न्यायालय निरस्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, इतना सर्वभौम है ब्रिटेन में। हमारे यहाँ क्या है, निरस्त भी कर सकता है, चुनौती भी दे सकता है, उस पर व्यापक रूप से विचार भी हो सकता है और संविधान पीठ को भी सौंपा जा सकता है। इसके विपरीत भारतीय संसद की विधायी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित है। भारतीय संसद संविधान की मूल संरचना को संशोधित नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती मामला में स्थापित किया गया था। ठीक है, इतना इंपावर किया गया है। दूसरा कथन भी वस्तुतः सही है, संविधान संशोधनों की वैधता या महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों से जुड़े मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा की जाती है, जो 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ की होती है, जैसा कि अनुच्छेद 145 में निर्धारित है। ये मामले संविधान की गंभीर व्याख्या से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें संविधान पीठ को सौंपा जाता है। जैसे अब यही देखिए कि ये मामला है केशवानंद भारती मामला, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए केशवानंद भारती संविधान पीठ में ही जाके सुनवाई हुई थी। तो जो भी अगर कोई महत्वपूर्ण ऐसा मामला होता है तो संविधान पीठ को सौंपा जाता है। ठीक है, तो ये भारत में ऐसी प्रावधान है, ब्रिटेन से थोड़ा सा इतर है हमारा। वहां पे अगर संसद कोई कानून बना दिया तो उसको आप चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, हमारा छठा प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें संसद में सभी राजनीतिक दल सरकार में प्रतिनिधित्व रखते हैं, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता द्वारा ही हटाई जा सकती है, सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है लेकिन निश्चित कार्यकाल पूरा होने से संसद उसे हटा नहीं सकती है। इसमें आंसर बी सीधा सीधा आपको दिख रहा है। ठीक है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद द्वारा हटाई जा सकती है। भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई बट ये संसद के सभी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व सरकार में तो होता नहीं है। मिलीजुली सरकार रहेगी तो कुछ हो सकता है, कुछ पार्टी का हो भी, सारी पार्टी तो होती नहीं है। सभी राजनीतिक दल का होता है सरकार में? नहीं होता है ना, जिसको बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता हटाती थोड़ी ना है। हाँ, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हटा सकती है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में कहाँ संभव है? भारत जैसे 140 करोड़ जैसे आबादी में, ठीक है, वो रिफरेंडम होता है वहाँ पे, आपको स्विट्जरलैंड में कुछ इस तरह की व्यवस्था है। और अब वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक तरीके से चली गई। पॉलिटिकल साइंस में हालांकि पढ़ने को मिलता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। रिफरेंडम में थोड़ा बहुत उसके स्वरूप को देखा जा सकता है। रिफरेंडम, किसी मामले पर रिफरेंडम कराया जा रहा है, जनता उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ठीक है, समझ गए? इसके व्याख्या को भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, और अभी तो मैं मौखिक बता रहा था, टेक्निकल समझ लीजिए। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में विशेष रूप से लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है। ठीक है, इसका अर्थ है कि सरकार को सदन का विश्वास बनाए रखना होता है। यदि वो विश्वास खो देती है, देखते होंगे विश्वास प्रस्ताव, वाजपेयी जी की सरकार एक बार गिर गई थी 13 दिन में ही, सर को याद होगा अच्छे से, तो 13 दिन में ही सरकार गिर गई थी, केवल विश्वास मत नहीं, अल्पमत में आ गई थी सरकार। तो इस तरह का यहाँ प्रावधान बनाया गया है। तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है और सरकार को हटा सकती है। यही विशेषता संसदीय प्रणाली को उन प्रणालियों से अलग करती है जहां कार्यपालिका सीधे जनता से द्वारा चुनी जाती है और केवल आम चुनाव में ही हटाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट चुनाव होता है, इसलिए संसद का बहुत पावर है। अब मोदी जी भले नहीं समझ रहे हैं उसको। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ यह है, 2017 में आया है। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि यह नीतियों की निरंतरता प्रदान करती है और अधिक कुशल होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है, और सरकार के प्रमुख चुनाव के बिना बदला नहीं जा सकता है। इसमें से देखिए कितना क्लोज है मामला, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक जो उदाहरण आंसर है ये है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। उसी आधार पर तभी तो 75 के तहत वो जो है इसमें प्रावधान दिया गया है, अगर यहाँ साबित नहीं कर पाती है अपना बहुमत तो उसको त्यागपत्र देना होता है।
तो सबसे सटीक आंसर इसका ये होगा, सी होगा। कार्यपालिका विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन इसमें तीसरा न्यायपालिका भी यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और यह नीतियों का निरंतरता प्रदान करती है और अधिक कुशल होती है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन सबसे ये एफिशिएंट आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं, उसे आप देख लीजिए व्याख्या भी। संसदीय प्रणाली की प्रमुख और परिभाषित विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है, कॉलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वही क्वेश्चन आ रहा है। इससे कार्यपालिका की जवाबदेही चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति सुनिश्चित होती है और विधायिका को अक्षम सरकार को हटाने का अधिकार मिलता है। यही विशेषता लोकतांत्रिक नियंत्रण को मजबूत बनाती है। इसलिए हम लोग का जो लोकतंत्र है ब्रिटेन से मजबूत है। इस आधार पर देखेंगे तो आप अल्पमत में आई नहीं कि जाइए आप टाटा बाय बाय लेकिन अब 8वां हमारा प्रश्न देख लीजिए। भारत की संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति हो जाती है यदि इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाता है। हाँ, ये 2016 में आया है। ए, भारत की क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है यदि इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो है जितनी शक्तियों को बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, संघ सूची और राज्य सूची, समर्पित सूची। ठीक है, संघ सूची में केवल संघ से जुड़े कानूनों से संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य को अधिकार होता है, समर्पित सूची में दोनों को अधिकार होता है। ठीक है, तो ये प्रावधान जनरली है, लेकिन ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा टेक्निकल बना के पूछा है कि भारत की संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में, अगर राष्ट्रीय हित में अगर मामला हो जाता है तो राज्य सूची पर भी जाके वो राज्य सूची में अगर कोई विषय है तो उससे कानून बना सकती है। अब इसमें देखिए इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, लोकसभा द्वारा उसके कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से। उसका प्रावधान कितना टेक्निकल है, लोकसभा द्वारा उसके कुल सदस्यों के 2/3 से कम होने वाले बहुमत से, राज्यसभा द्वारा उसके कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से। ये आंसर डी है, राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम न होने वाले बहुमत से। अब देखिए ये कितना कंडीशन जोड़ दिया है, उपस्थित और मतदान करने वाले। हाँ, तभी आप राज्य के विषय में मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय है, कोई मान लीजिए शिक्षा तो संवर्ती सूची में आ गया, मान लीजिए कि शिक्षा ही एक तरीके से अगर राज्य सूची में था, सिर्फ बाद में शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। मान लीजिए शिक्षा को एक तरीके से मान लीजिए कि राज्य सूची में है, आप बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और शिक्षा पे कानून आपको बनाना था लेकिन आप नहीं बनाए, और वो शिक्षा का कानून से राष्ट्र हित जुड़ा हुआ है, तो उसमें संसद इंपावर हो सकती है कि उस पर कानून बना दे, लेकिन उसके लिए ये बहुमत दिया गया, ये प्रावधान उनको अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ है, इसलिए इतना टफ बनाया गया, नहीं तो बहुत सारे कानून में कहेगी कि जो है हम जो है राज्य के कानूनों में हम कानून बनाएंगे संसद, तो फिर जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ जाएगा, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा, संघात्मक व्यवस्था है भारत में, तो राज्यों को भी पावर दिया गया, सेंटर को भी पावर दिया गया, तो पावर में संतुलन बनाने के कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए ना जिसमें जो है सेंटर पावरफुल तो है नो डाउट, लेकिन इतना भी इंपावर ना हो जाए कि वो इजिली उसके जो विषय उस पर कानून वो बनाने लगे, तो फिर तो वहां का जो राज्य विधानसभा है उसकी फिर भूमिका क्या रह जाएगी। इसलिए इतना टफ ये प्रावधान बनाया गया है। सीधा सीधा अगर साधारण बहुमत होता ना तो पता ना मोदी जी अब तक कितना कानून बना चुके होते, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इस तरह का इतना जो बनाने वाले, जो कानून बनाने वाले थे, जो संविधान जो बनाने वाले थे, वो बहुत दूर का सोचते थे कि इस तरह की मानव प्रवृत्ति होती है कि डिक्टेटरशिप होने वाली भूमिका, तो अगर डिक्टेटर न बन पाए, क्योंकि लोकतंत्र है भारत, संघात्मक व्यवस्था है, तो संघ कैसे चलेगा, राज्य और सेंटर के सहयोग से चलेगा ना, तो इस तरह के कानून हमारे यहाँ बना हुआ है कि दोनों कोऑपरेटिव होकर अपने चीजों को चलाएं। हाँ, तो है ही, वो तो पार्टी लाइन वाली सिस्टम है। हाँ हाँ, लेकिन उसको पॉलिटिकल रूप दे रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग का प्रैक्टिस है, 20 साल में होता रहता है, थोड़ा सा उसमें खैर पॉलिटिकल में हम नहीं जाएंगे अभी, तो वो चुनाव आयोग का प्रैक्टिस है, वो करता रहता है। इस बार यह है कि थोड़ा सा रिग्रेसिव तरीके से कर रहा है। अब इसका व्याख्या भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा यह घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है कि
राष्ट्रीय हित में संसद को राष्ट्र सूची के किसी विषय पर कानून बनना आवश्यक है तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति मिल जाती है। ये विशेष बहुमत से अगर घोषित करता है तो ऐसा प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने पर संसद सीमित अवधि के लिए उस राज्य के विषय पर कानून बना सकती है जिसे आगे प्रस्ताव द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए संसद नो डाउट कि यूनियन ऑफ स्टेट है तो केंद्र जो है पावर पे है, तो केंद्र पावर पे है तो ये राज्य है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जैसे आप देखिए सुने होंगे न्यूक्लियर पावर में सेंटर को बहुत ज्यादा एम्पावर किया गया है क्योंकि न्यूक्लियर क्या है, या फिर विदेश नीति, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सेंटर ही डिसीजन ले सकता है, वहां राज्य का कोई एम्पावर नहीं है। तो कोई ऐसी विषय जब शासन चलता है, जब शासन को चलाया जाता है तो कई बार ऐसे टेक्निकल विषय आ जाते हैं जिसपे केंद्र को निर्णय लेना जरूरी होता है। तो इसलिए संविधान में ये विशेष प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्र सूची के तहत ऐसा कोई अगर ऐसा विषय आता है जो राष्ट्रीय हित में, क्योंकि सबसे जरूरी चीज क्या है, हमारा राष्ट्रीय हित, सबसे नेशनल इंटरेस्ट। जैसे आप जानते होंगे कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम किसी देश के साथ अपने संबंधों को प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा जो चीज होता है किसी भी देश के लिए, अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आए हैं ट्रंप नहीं आए हैं, पुतिन आए हैं, उल्टे तुमको पता कहाँ चल जाता है, पुतिन आए हैं, तो पुतिन का अपना सबसे बड़ा इंटरेस्ट होगा अपना नेशनल इंटरेस्ट फुलफिलमेंट करना। मोदी जी का भी अपना इंटरेस्ट होगा कि हम अपना कितना बार्गेनिंग कर पाए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट हो। तो वो कहां से फुलफिलमेंट होता है, केंद्र के सरकार को इंपावर कहां से दिया गया, संसद ने वो पावर दिया है, ठीक है। संसद उनको इंपावर किया है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट का फुलफिलमेंट कर पाए। तो इसलिए मैं उदाहरण देकर आपको समझाना चाहा कि कितना इंपावर किया गया है, ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हमारा रहुआ प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि, देखिए फिर वही आया, 3-4 क्वेश्चन बहुत केवल पूछने का तरीका घुमा रहा है। इसका आंसर डी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। इसमें ज्यादा हम घुमाएंगे नहीं क्योंकि वही क्वेश्चन है। इसका आप लोग जो है वो भी देख लीजिए। संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका मतलब सरकार, नहीं वो तो स्थायी कार्यपालिका होती है, IAS IPS नहीं है। अब इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है। आप जब पब्लिक एड पढ़ोगे ना तो यही अंतर, खैर उस पर बाद में आते हैं, समझा देते हैं। तो सरकार मतलब जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसी को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और उसे सदन का विश्वास बनाए रखना होता है। लोकसभा के प्रति यही जवाबदेही उत्तरदायित्व भारत में संसदीय शासन प्रणाली का मूल कारण है, जो कि पिछले 2-3 क्वेश्चनों में लगभग कमोबेश इसी प्रकार का क्वेश्चन आया 2-3 क्वेश्चनों में। तो ये आने का लाने का जो यूपीएससी पागल तो है नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा ऐसा बनाती है कि आप कंफ्यूज हो, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में आपको डालती है कि आप कितना कॉन्सेप्ट में आपकी क्लियरिटी। जैसे आप यही अभी आप समझ पा रहे हो कि सरकार IAS IPS कभी नहीं, सरकार केवल मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसी को सरकार कहा जाता है और इसी को कार्यपालिका भी कहा जाता है। अब अगर जब थोड़ा सा जब वो पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो एक आता है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं IAS IPS, और ये अस्थायी होता है क्योंकि हर 5 वर्ष में इनको जनता के सामने अपने आप को साबित करना होता है। एक बार आप चुनेगा IAS IPS, जैसे आप लोग बन गए IAS IPS, तो जितने भी साल में बनेंगे कम से कम 30 वर्ष तो जनरली लोग सेवा देते हैं। अगर 28-30 साल में एवरेज एज है, 28 साल 30 साल में जो सिलेक्ट होते हैं, कोई कम एज में हो गया 24 साल में तो 25-35 साल सेवा देता है। तो 30-35 साल जो एवरेज सेवा देते हैं आप लोग, तो वो अस्थायी कार्यपालिका हो गया। जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता, कोई बट नहीं हो गया तब तक। यहाँ तो इनको हमेशा 5 साल में जाना है भैया कि हमको जो है वोट दे देना, तब हम जो है यहाँ पे अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो इसलिए इनको अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो कार्यपालिका अगर कहा गया केवल, तो आप सरकार से समझेंगे, केंद्र सरकार से समझेंगे, कभी भी इसको यूज मत कीजिएगा IAS IPS, ठीक है। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहें चूंकि आप बोल दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।